सविता ने गुस्से से चिल्लाते हुए अपनी ननद रचना को आवाज़ दी तो रचना जल्दी से अपने कमरे से बाहर निकलकर घर के आंगन में आई और बोली, क्या हुआ भाभी? भाभी की बच्ची, एक तो तुझे सुनाई नहीं देता है क्या? कितनी ज़ोर ज़ोर से गला फाड़ कर बोल रही हूँ। पर हुआ क्या है भाभी, ये तो बताइए, हुआ क्या है? ऊपर से ये भी पूछ रही है, एक काम ढंग से नहीं कर सकती तुम? लेकिन भाभी, आपने तो मुझे बस कपड़े धोने को ही कहा था और मैंने कपड़े वॉशिंग मशीन में धोने के लिए भी डाल दिए, तब और क्या नहीं किया मैंने? तभी सविता आंख बबूला होते हुए बोली, मेरी इतनी महंगी महंगी साड़ियाँ तूने मशीन में धोने के लिए डाल दी, अगर हाथ से धो देती तो क्या तेरे हाथ घिस जाते? लेकिन भाभी, मुझे क्या मालूम था कि वो साड़ियाँ मशीन में नहीं हाथ से धोनी हैं। अगर ऐसा था तो आप मुझे पहले बता देती। रचना का इतना बोलना हुआ कि तभी सविता ने एक जोरदार तमाचा रचना के गाल पर जड़ दिया और बोली, बदतमीज, एक तो मेरी साड़ियाँ खराब कर दी और ऊपर से मुझसे जुबान लड़ा रही है। लेकिन भाभी, इसमें मेरी कहाँ गलती है? आगे से आप अपने कपड़े खुद ही धो लीजिएगा, मुझसे मत कहिएगा। रचना ने शांति से कहा था। अच्छा, बहुत जुबान चलने लगी है तुम्हारी, अभी अकड़ निकालती हूँ देख, कहकर सविता रचना की चोटी पकड़कर खींचने लगी। भाभी छोड़ो मुझे, बाल फट रहे हैं मेरे, रचना ने दर्द से कराते हुए कहा। हाँ तभी तो, ऐसी गलती करने से पहले तू 100 बार सोचेगी। तभी रामलाल जी वहाँ आ गए और अपनी बहू का हाथ छुड़ाते हुए बोले, अरे ये क्या कर रही हो बहू? तो सविता बोली, अरे एक काम ढंग से नहीं किया जाता आपकी बेटी से। तो क्या हुआ बहू, बिन माँ की बच्ची है, वो नादान है, तुम तो समझदार हो ना? नादान नहीं है, कुछ ज़्यादा ही होशियार है वो, जानबूझकर ऐसे काम करती है ताकि दोबारा उसे कोई काम करने को ना कहे। समझा दीजिए अपनी बेटी को, अगर आगे से दोबारा ऐसी गलती करने की कोशिश भी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना बोलकर जैसे ही सविता अपने कमरे में जाने लगी तो उसका पति सुशील कमरे से बाहर आया और बोला, क्या हुआ सविता, क्यों पूरा घर सर पर उठा रखा है? अरे एक तो तुम्हारी बहन ने मेरी इतनी महंगी साड़ियाँ वॉशिंग मशीन में धोकर खराब कर दी, ऊपर से आप मुझसे ही कह रहे हो कि मैंने पूरा घर सर पर उठा रखा है। क्यों, तुम अपने कपड़े खुद नहीं धो सकती क्या? क्यों उस बेचारी को परेशान करती रहती हो? उसकी परीक्षा नज़दीक आ गई है, अगर थोड़ा काम तुम कर लोगी तो तुम भी घिस नहीं जाओगी। अच्छा, अब मैं काम करूँगी तो इन लोगों का क्या अचार डालूंगी? सविता के इतना बोलते ही सुशील अपना आपा खो बैठा और एक के बाद एक झनाटेदार थप्पड़ अपनी पत्नी सविता के गाल पर जड़ दिए। तो सविता गुस्से से दहाड़ते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? तो क्या अब तुम्हारी आरती उतारूं, जो आए दिन घर में कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा करके रखती हूँ? सुशील ने गुस्से से कहा। बेटे बहू को झगड़ते देख रामलाल जी बोले, नहीं बेटा, बहू पर हाथ उठाना तुम्हें शोभा नहीं देता है। घर में छोटी मोटी बातें तो चलती ही रहती हैं, लेकिन तुम लड़ाई मत करो, मैं हाथ जोड़ता हूँ। तभी सविता गुस्से से भड़कते हुए बोली, बस रहने दीजिए, आप तो कुछ बोलिए ही मत। खबरदार सविता, जो मेरे पिताजी से इस तरह बदतमीजी से बात की तो क्या, मैं डरती नहीं हूँ किसी से। अभी मैं अपने मम्मी पापा को फ़ोन करके बुलाती हूँ। ऐसा कहते हुए सविता पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गई। देख बेटा, बहू को रोक ले, यूँ बात को बढ़ाकर कोई फ़ायदा नहीं, रामलाल जी ने अपने बेटे से कहा। तो सुशील बोला, नहीं पिताजी, आप हर बार मुझे समझा बुझाकर मामला शांत करने को कह देते हैं और इसी कारण आज उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि वो किसी को कुछ समझती ही नहीं है। इधर सविता ने गुस्से में आकर अपनी माँ को फ़ोन लगाया और रोते हुए बोली, माँ, ससुराल में सब लोग मुझसे लड़ते रहते हैं, आज तो आपके दामाद ने मुझ पर हाथ भी उठा दिया। मुझे यहाँ नहीं रहना, जल्दी से आकर मुझे ले जाओ। कहते कहते वो फूट फूट कर रोने लगी। इतना सुनते ही उसकी माँ विमला जी गुस्से में आ गई और बोली, अच्छा, उसकी इतनी हिम्मत कि मेरी बेटी पर हाथ उठाया। तू चिंता मत कर बेटी, अब तू एक पल भी उस घर में नहीं रहेगी। तू अपना बैग तैयार रख, मैं अभी तुझे लेने के लिए तेरे पापा को भेजती हूँ। तभी सविता के पिता रमेश जी ने घर के अंदर आते हुए पूछा, अरे क्या हुआ भाग्यवान, किससे बात कर रही थी? तो विमला जी बोली, आपकी बेटी का फ़ोन था, आज तो उसके ससुराल वालों ने सारी हदें ही पार कर दी।
आज उसके घर इतना लड़ाई झगड़ा हुआ कि उसके पति सुशील ने बिना मतलब ही हमारी बेटी पर हाथ उठा दिया। क्या? मेरी बेटी पर हाथ उठाया उसने? इतना कहते हुए रमेश जी गुस्से से उठ खड़े हुए और तुरंत गाड़ी लेकर अपनी बेटी को लेने निकल गए। और थोड़ी ही देर में वो अपनी बेटी के ससुराल पहुंच गए और पहुंचते ही अपनी बेटी को आवाज़ लगाने लगे, सविता, ओ बेटी सविता। तो सविता जल्दी से बाहर आई और अपने पिता के गले लगकर रोने लगी। रो मत बेटी, अब तुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी उसके ससुर रामलाल जी भी बाहर आए और बोले, नमस्ते भाई साहब, आइए बैठकर बातें करते हैं। रामलाल जी ने कहा। तो सविता के पिता रमेश जी बोले, अरे मैंने अपनी बेटी की शादी की थी इस घर में, बेचा नहीं था जो आप लोग उस पर जुल्म ढा रहे हो। और कहाँ है आपका बेटा? बुलाए उसे जरा। आवाज़ सुनकर सुशील बाहर आया तो रमेश जी बोले, बहुत हाथ पैर चल रहे हैं तुम्हारे। तुम्हें क्या लगता है कि सविता के आगे पीछे कोई नहीं है? अरे अभी इसके माँ बाप जिंदा हैं। नहीं पिताजी, अभी आपने केवल एक तरफा बात ही सुनी है। पूरी बात सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि कसूर आपकी बेटी का ही है। मुझे कोई बातें नहीं सुननी तुम लोगों की। चल बेटी, अपना सामान उठा और चल मेरे साथ। नहीं भाई साहब, ऐसा कदम मत उठाइए, हाथ जोड़ते हुए रामलाल जी बोले। तभी उनका बेटा सुशील बोला, नहीं पिताजी, ले जाने दीजिए इन्हें अपनी बेटी को, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। देख लिया भाई साहब, क्या कह रहा है आपका बेटा। यही औकात है मेरी बेटी की इस घर में, लेकिन मैं भी इसे छोड़ूंगा नहीं। पुलिस में कंप्लेन करवाऊंगा, महिला मंडल में शिकायत करूंगा और ऐसी जेल की हवा खिलाऊंगा कि बाहर निकलने को भी तरस जाओगे तुम लोग। इतना कहकर रमेश जी अपनी बेटी सविता को लेकर निकल गई। उधर सविता के मायके में जब ये बात उसके भाई भाभी को पता चली तो वो सुनकर हैरान रह गई। लेकिन माँ, पिताजी को उसे लेने जाने से पहले हमें बैठकर बातें करनी चाहिए थी। क्या आपको मालूम नहीं है कि आपकी बेटी का स्वभाव कैसा है? सविता के भाई प्रशांत ने कहा। तो विमला जी बोली, मुझे सब मालूम है, बहुत अच्छी है मेरी बेटी। कमी उन लोगों में है, मेरी बेटी में नहीं। अभी ये बातें चल ही रही थी कि तभी रमेश जी अपनी बेटी सविता को लेकर घर के अंदर आए तो रोते हुए सविता अपनी माँ के गले लग गई। तभी रमेश जी बोले, नहीं बेटी, अब तू नहीं रोएगी। रोएंगे तो अब वो लोग जिन्होंने मेरी बेटी को खून के आंसू रुलाए हैं। फिर विमला जी बोली, हे भगवान, मार मार के मेरी फूल सी बच्ची का क्या हाल कर दिया है उन लोगों ने। तभी उसकी भाभी प्राची बोली, लेकिन पिताजी, मुझे ये तो बताइए कि सविता को यहाँ लेकर आने से क्या समस्या का हल निकल जाएगा? अपनी बहू की बात सुनते ही विमला जी रो भरी आवाज़ में बोली, समस्या का हल कैसे निकालना है वो हम जानते हैं, तुम ज़्यादा दिमाग मत चलाया करो। मेरी बेटी बेचारी भूखी प्यासी आई है तो उसके लिए ये तो नहीं कि कुछ खाना पीना ले आऊं। यहाँ खड़ी होकर जुबान लड़ा रही है, जाकर चुपचाप उसके लिए खाने का इंतजाम करूं। विमला जी की बात सुनकर प्राची चुपचाप वहाँ से चली गई। तभी सविता बोली, माँ, भाभी तो कुछ ज़्यादा ही बोलती है। अरे तू चिंता मत कर बेटी, अभी तेरे माँ बाप जिंदा हैं। हम जानते हैं कि हमारी बेटी का कोई कसूर नहीं है, फिर किसी के बोलने से क्या फर्क पड़ता है। अपने बेटे प्रशांत को गहरी नज़रों से देखते हुए रमेश जी बोले। तो प्रशांत बोला, लेकिन पिताजी, कोई भी कदम उठाने से पहले आपको दोनों तरफ की बात सुननी चाहिए थी। बेटा, मुझे मालूम है कि तुझे तेरी बहन बोझ लग रही है, इसीलिए तुम ऐसी बातें कर रहे हो। वो भले ही तुझे बोझ लगती होगी, लेकिन मेरे लिए वो बोझ नहीं है। बड़े आराम से मैं अपनी बेटी को बिठाकर खिला सकता हूँ, रमेश जी ने कहा। तो उनका बेटा गुस्से में वहाँ से उठकर चला गया। देखा पिताजी, किस तरह से मुंह फुलाकर गया है मेरा अपना भाई, सविता ने कहा। तो विमला जी बोली, तू वो सब छोड़ बेटी, मुझे तो बस इतना पता है कि तेरे बिना 4 दिनों में ही उन लोगों के होश ठिकाने आ जाएंगे। सास तो तेरी है ही नहीं और ननद है जो किसी काम को हाथ भी नहीं लगाती। कौन काम करेगा उस घर का? अरे होश तो उनके मैं ठिकाने लगाऊंगा। सबसे पहले तो मैं बिचौलिए से बात करता हूँ और उसके साथ मिलकर पुलिस में ऐसी शिकायत लिखवाऊंगा कि रोते गिड़गिड़ाते हुए तेरे पैरों में आ गिरेंगे वो सब। और तुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है बेटी, तू कमरे में जा और एसी चलाकर आराम कर, रमेश जी ने कहा। तो सविता कमरे में आराम करने चली गई। शाम के समय जब सविता अकेली बैठी थी तो उसकी भाभी प्राची उसके पास आकर बैठ गई
और उसे समझाते हुए कहने लगी कि सविता, तुम्हें क्या लगता है कि इस तरह पापा के साथ यहाँ आकर क्या तुमने अच्छा किया है? अच्छा, यहाँ ना आती तो और क्या करती? वहाँ बैठी बैठी मार खाती रहती और नौकरानी की तरह काम करती रहती। नहीं सविता, मेरा वो मतलब नहीं है, लेकिन इन छोटी छोटी बातों पर अपना घर छोड़कर मायके नहीं आना चाहिए। अरे भाभी, भैया आपके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं ना, तभी आज आप ऐसी बातें कह रही हैं। जिस दिन उन्होंने आपको एक थप्पड़ भी लगा दिया ना, उस दिन आप भी यही कदम उठाने पर मजबूर हो जाएंगी। मैंने तो अब तक बहुत कुछ सहन किया है, और जब पानी सर से ऊपर चला गया तब जाकर मैंने ये कदम उठाया है। लेकिन सविता, यूँ घर आकर बैठने से कब तक काम चलेगा? अपने ससुराल तो वापस जाना ही पड़ेगा। क्यों भाभी, मैं क्यों वापस जाऊंगी वहाँ? जब वे लोग सुधरने को तैयार ही नहीं हैं, तो मैं क्यों वहाँ जाकर अपनी ज़िंदगी खराब करूँगी? मैं उनसे तलाक लेकर अपनी ज़िंदगी की फिर से शुरुआत करूँगी। कोई अच्छा सा लड़का देखकर मेरे माँ बाप मेरी दूसरी शादी कर देंगे। सविता बोली तो उसकी भाभी ने कहा, अच्छा, तुम उन्हें गलत बताती हो, और अगर कल को दूसरी शादी करोगी, वे लोग भी ऐसे ही निकले, तो फिर क्या तीसरी शादी करोगी? तो सविता बोली, सब लोग एक जैसे नहीं होते भाभी, और वैसे भी कहीं और मेरी दोबारा शादी हो या ना हो, लेकिन मैं उस घर में वापस जाना मंजूर नहीं करूँगी, भले ही मुझे सारी उम्र यहीं क्यों ना बैठी रहना पड़े। तभी प्राची बोली, लेकिन सविता, तलाकशुदा जिंदगी जीना इतना भी आसान नहीं होता जितना तुम सोच रही हो। तुम क्या जानो समाज के लोग कैसी कैसी बातें बनाते हैं, और बेटे को ऐसी हालत में देखकर तो माँ बाप को भी चैन नहीं आता। अपनी भाभी की ये बातें सुनकर सविता गुस्से से बोली, तो तुम क्या चाहती हो कि मैं इस घर से चली जाऊं? अपने पापा की बात मानकर मैं वो घर छोड़कर उनके साथ उनके घर में आई हूँ, और ये फैसला मेरे लिए उन्होंने सोच समझ कर ही लिया है। अभी प्राची फिर से कुछ कहने ही लगी थी कि सविता बोली, बस भाभी, मुझे सब मालूम है, तुम तो चाहती ही नहीं हो कि मैं इस घर में रहूं। इतना कहकर वो वहाँ से उठकर चली गई। उधर रमेश जी ने फ़ोन किया तो थोड़ी ही देर में उनका चचेरा भाई, जो कि उनका बिचौलिया था, वो भी उनके घर पहुँच गया। उसके आते ही रमेश जी ने कहा, अरे सुखदेव, किस जन्म का बदला लिया है तुमने हमसे? क्या मेरी बेटी तेरी कुछ नहीं लगती थी जो तुमने उसका ऐसी जगह रिश्ता करवाया, और हमने भी तेरी बात मानकर उसे ऐसे घर में पटक दिया, ऐसी जगह रिश्ता करवाया। मतलब भाई साहब, अच्छा भला घर है, घर वाले भी अच्छे हैं, कमी किस बात की है? सुखदेव ने कहा। तो रमेश जी बोले, अच्छा, पर वो लोग मेरी बेटी को मारते पीटते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, और तुझे उस घर में कोई कमी नज़र नहीं आती, तो फिर क्या कमी हम लोगों में है? अरे भाई रमेश, घर में छोटी मोटी बात हो भी जाए तो उसे तो यूं ही सुलझा लेना चाहिए। अरे छोटी मोटी बात नहीं है, हाथ उठाया उसने मेरी बेटी पर, बिठाकर समझा भी सकते थे कि ये गलती है, आगे से ध्यान रखना, लेकिन नहीं, वो तो बस सीधा मार पीट पर ही उतर आई। अच्छा, उसने हाथ उठाया तो तुम लोगों ने क्या किया? करना क्या था? मैं जाकर ले आया अपनी बेटी को। अपनी दुखी बेटी को वहाँ कैसे छोड़ सकता था? बस यही तो तुम्हारी गलती है कि बेटी ने फ़ोन किया और जाकर उसे ले आई। अरे तुम्हारी बेटी को उसके ननद या ससुर ने तो नहीं मारा ना, उसके पति ने हाथ उठाया था, और वो भी कोई बहुत बड़ी गलती की होगी उसने। अगर 1-2 घंटे नहीं जाते तो मामला अपने आप ही शांत हो जाता, और फिर अगर लेने भी गई तो कम से कम बैठकर पूछना तो चाहिए था कि क्या बात हुई है। शांति से बैठकर बातचीत करते, तभी तो किसी समस्या का हल निकलता। लेकिन तुमने तो पुलिस में कंप्लेन करने की धमकी देकर मामले को और ज़्यादा उलझा दिया। सुखदेव जी की ये बात सुनकर रमेश जी सोच विचार में पड़ गई। फिर सुखदेव जी बोले, अब मेरी बात ध्यान से सुन। अब तक जो हो गया सो हो गया, अब शांति से अपनी बेटी को उसके ससुराल वापस भेज दो। अरे इतना कुछ होने के बाद भी तुम मुझे अपनी बेटी को वापस भेजने को कह रहे हो। अगर उन्होंने वापस उसके साथ मारपीट की तो? देखो भाई रमेश, ठंडे दिमाग से काम लो, जो उचित है मैं वही कह रहा हूँ। मैंने रामलाल जी से भी बात की थी, अब कोई ऐसी बात नहीं होगी। ठीक है सुखदेव, तुम्हारे कहने पर मैं सविता को वापस भेज देता हूँ, लेकिन अगर दोबारा कोई ऐसी बात हुई तो मैं तुम्हारी भी नहीं सुनूंगा। सुखदेव जी के समझाने पर रमेश जी अपनी बेटी को ससुराल वापस भेजने को तैयार हो गई, और अगले दिन उसे
सुखदेव जी के साथ ही उसके ससुराल भेज दिया। अरे चाचा, आप यहाँ कैसे? सुखदेव जी को अपने घर में देखकर सुशील बोला। तो सुखदेव जी ने कहा, बस बेटा, तुम्हारी अमानत तुम्हें सौंपने आया हूँ। उसी समय सविता घर के अंदर आई तो उसे देखते ही सुशील बोला, नहीं चाचा, अभी इस घर में नहीं रह सकती, जहाँ से लाए हैं वहीं वापस ले जाइए। उसी समय रामलाल जी बाहर आए और बोले, अरे बेटा, ये तू कैसी बातें कर रहा है? बहू वापस आ गई है तो तुम शांति से अपना घर बसाओ। नहीं पिताजी, आपको मालूम है ना कि सविता के पापा ने हमें क्या कहा था। अरे बेटा, गुस्से में इंसान क्या कुछ नहीं कहता। अब सारी बातों को भूलकर नए सिरे से जिंदगी शुरू करो। रामलाल जी ने कहा। तो सुशील बोला, ठीक है, लेकिन इसे कह दीजिएगा कि अगर यहाँ रहना है तो काम तो खुद ही करना पड़ेगा। मेरी बहन इसके हाथ में खाने की थाली नहीं देगी। तो सुखदेव जी बोले, अरे ये भी कोई बात हुई, उसका खुद का घर है तो काम क्यों नहीं करेगी। रामलाल जी भी बोले, अरे ननद भाभी मिलकर काम कर लेंगी, कोई परेशानी नहीं होगी। सविता बेटी, तुम अंदर जाओ। किसी तरह रामलाल जी ने बात संभाली और अपनी बेटी रचना को आवाज़ देते हुए 2 कप चाय बनाने को कहा। अरे नहीं भाई साहब, अब मैं चलता हूँ, बच्चों का ख्याल रखिएगा, कहते हुए सुखदेव जी वहाँ से चले गए। उधर बेटी को ससुराल भेजकर रमेश जी अपनी चारपाई पर आराम करने बैठे ही थे कि तभी उनके पास उनके साले का फ़ोन आया और बोले, अरे जीजा जी, मुझे पता चला कि सविता बिटिया आई थी। हाँ भाई, आई तो थी, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही अपने ससुराल वापस भेजा है उसे। अरे उन्होंने तुम्हारी बेटी पर हाथ उठा दिया और तुमने उसे वापस भी भेज दिया। उन लोगों को जेल की हवा खिलानी चाहिए थी। हाँ भाई, चाहता तो मैं भी यही था, लेकिन अपने भाई के कहने पर मैं समझौता करने को तैयार हो गया। लेकिन जीजा जी, सविता बेटी भी मार खाकर कितने दिन वहाँ रुकेगी? घर तो तब बसेगा ना जब दोनों तरफ से कोशिश हो। हाँ भाई, बात तो सही है, रमेश जी बोले। तो उनके साले ने कहा, अब अगर वो लोग ठीक से रहते हैं तो ठीक है, नहीं तो इस बार उनकी अक्ल ठिकाने लगा देंगे। कोर्ट केस करवा कर अगर उन्हें नाक रगड़ने पर मजबूर नहीं किया तो मैं भी लड़की का मामा नहीं। ठीक है जीजा जी, अब मैं फ़ोन रखता हूँ, कोई ज़रूरत हो तो बताइएगा ज़रूर। इतना कहकर सविता के मामा जी फ़ोन रख देते हैं। आज सविता को अपने ससुराल आए हुए 2 दिन बीत चुके थे। सुबह के समय रामलाल जी ने सविता को आवाज़ देते हुए कहा, अरे सविता बेटी, जल्दी से मेरे लिए नाश्ता बना दो, आज मुझे खेत में जल्दी जाना है। रचना बेटी तो अपनी परीक्षा देने गई है, नहीं तो मैं उसी से ही कह देता। सुबह सुबह अपने ससुर की बातें सुनते ही सविता नींद से जगी और गुस्से से पैर पटकते हुए बाहर आई और जोर से बोली, हाँ तो क्या हुआ पिताजी? रसोई घर को ताला थोड़ी ना लगा है, खुद जाकर 2 रोटी बनाकर खा लो। मैं यहाँ किसी की कोई नौकरानी नहीं हूँ जो जिसने जब ऑर्डर दिया और काम करवा लिया। अरे बेटी, इसमें नौकरानी वाली कौन सी बात आ गई? 2 रोटियां ही तो बनानी हैं, 2 रोटियां हो या 4, पर मुझसे नहीं पकाई जाती। जिसे खानी हो खुद जाकर पका लो, सविता ने चिल्लाते हुए कहा। तो सुशील आवाज़ सुनकर बाहर आया और अपने पिता से बोला कि क्या हुआ पिताजी, आज फिर कोई बात हो गई क्या? अरे बेटा, मैंने तो सिर्फ 2 रोटी पकाने को ही कहा था। तो फिर? सुशील ने पूछा। तो सविता चिल्लाई, फिर क्या, मैं किसी की कोई नौकरानी नहीं हूँ जो इशारों पर नाचती रहूं, जिसे खाना हो वो खुद जाकर पका लो। सविता के इतना कहते ही सुशील ने कहा कि यहाँ रहेगी तो काम करना पड़ेगा, वरना यहाँ से जा सकती हो। तभी सविता चिल्लाते हुए बोली कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसी बातें करने की? अच्छा, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पिता से ऐसी बातें करने की? ना बेटा ना, ये लड़ाई झगड़ा करके अपना घर क्यों बिगाड़ रहे हो? रामलाल जी ने अपने बेटे को समझाने की कोशिश की तो सविता उल्टा उन पर ही भड़क पड़ी। अरे घर तो मेरा तुम लोगों ने ही बिगाड़ रखा है, इस लड़ाई झगड़े की जड़ तो सिर्फ और सिर्फ तुम बाप बेटी ही हो। सविता के इतना बोलते ही सुशील ने गुस्से में आकर उसे एक तमाचा जड़ दिया। फिर क्या था? सविता गुस्से से आग बबूला होते हुए बोली, जिन हाथों से तुमने मुझे मारा है ना, उन्हीं हाथों से तुमसे जेल की चक्की ना पिसवाई तो मेरा नाम भी सविता नहीं। इतना कहते हुए सविता ने अपना बैग पैक किया और वापस अपने मायके चली गई। उधर उसके मायके में उसकी भाभी प्राची सबके लिए गरम गरम पराठे बनाकर सबको परोस रही थी और परिवार के सभी लोग उसके बने खाने की तारीफ कर रहे थे। तभी अचानक अपने सामने सविता को देखकर सभी हैरान रह गए।
क्या हुआ बेटी, कैसे आई? रमेश जी ने पूछा तो सविता रोते हुए बोली, अब मैं उस घर में दोबारा कभी नहीं जाऊंगी। लेकिन बात क्या हुई? कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है क्या? बस लड़ाई झगड़ा ही नहीं, उसने तो आज फिर से मुझे मारा। सारा दिन घर का काम करके रात को थक कर सोती हूँ। अब अगर सुबह थोड़ी देर ज़्यादा सो गई तो इसमें भी उन लोगों को परेशानी हो गई। सुबह सुबह आवाज़ देनी शुरू कर दी कि नाश्ता बना। अब क्या मैं उन लोगों के घर की नौकरानी हूँ? ये बात सुनकर उसके भाभी प्राची बोली, अरे इतनी छोटी सी बात पर तुम यहाँ चली आई? 2 रोटी ही तो पकानी थी, तो पका देती। तुम तो रहने ही दो बहू, अंदर जाकर खाना पकाओ। और बेटी तू यहाँ सोफे पर बैठ। तेरे पापा ने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, जो सुखदेव जी के कहने पर तुझे वापस भेज दिया। विमला जी ने कहा तो सविता रोते हुए बोली, माँ मुझे तो लगता है कि मैं ही पागल हूँ, जो बार बार मुंह उठाकर यहाँ चली आती हूँ। यहाँ किसी को मेरी कोई फिक्र है ही नहीं। नहीं बेटा, ये तू कैसी बातें कर रही है? रमेश जी उसके आंसू पोंछते हुए बोले। तो सविता बोली, आपको क्या पता सारा दिन मैं घर का कितना काम करती हूँ, ये सोचकर कि किसी तरह मेरा घर बस जाए। लेकिन वे लोग तो घर बसाना ही नहीं चाहते। नहीं बेटी, कोई ज़रूरत नहीं है किसी काम को हाथ लगाने की। बेटी है तू मेरी, किसी के घर की कोई नौकरानी नहीं जो सारी उम्र उनकी गुलामी करती रहेगी। विमला जी ने कहा तो सविता बोली, बस अब मैं कुछ नहीं जानती माँ, मैं तो उन पर केस करके ही दम लूँगी। अब मैं किसी के कहने पर भी वहाँ नहीं जाने वाली। वो लोग तो हर बार यही सोचेंगे ना कि पहले तो आकर सीना चौड़ा करके अपनी बेटी को ले जाते हैं और उसके बाद खुद ही उसे वापस भेज देते हैं। इस तरह तो सारी उम्र वे लोग मुझ पर अपना हुक्म ही चलाते रहेंगे। ना बेटी, तू चिंता मत कर, अब वही होगा जो तू चाहेगी। रमेश जी ने कहा तो सविता भड़क उठी, बस पापा, आप हमेशा यही कहते हो, लेकिन फिर से मुझे उस नरक में भेज देते हो। नहीं बेटी, तू कैसी बातें कर रही है? इस बार तो मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। रमेश जी गुस्से से बोले। तो विमला जी ने कहा, मैं तो कहती हूँ कि कोर्ट केस करो उन लोगों के खिलाफ और ऐसी ऐसी धाराएं लगवाओ कि वो लोग जिंदगी भर जेल में ही सड़ते रहें। अक्ल ठिकाने आ जाएगी उन लोगों की। उनके जुल्म के कारण मेरी बेटी बेचारी सूख कर आधी हो गई है। फिर रमेश जी सविता से पूछने लगे कि बेटी, तूने तो अपना मन बना लिया है ना? कहीं ऐसा ना हो कि कोर्ट केस करके तू अपने फैसले से पीछे हट जाए। नहीं पापा, मैं क्यों पीछे हटने लगी? मैं तो खुद उन लोगों से दुखी हूँ। जितनी जल्दी हो सके मुझे तो उनसे छुटकारा चाहिए बस। तो ठीक है बेटी, मैं आज ही वकील से बात करके आता हूँ। इतना कहकर रमेश जी वहाँ से उठकर चले गए। उनके जाने के बाद सविता बोली, माँ बड़ी भूख लगी है, ये भाभी अभी तक खाना क्यों नहीं लेकर आई? प्राची बहू, अभी तक खाना नहीं बना है क्या? बना भी रही हो या रसोई में जाकर सो गई? अभी लाई माँ जी, कहते हुए प्राची जल्दी से प्लेट में खाना परोस कर ले आई। लो बेटी, आराम से बैठकर खाना खाओ और खाना खाकर अंदर जाकर आराम करो, बाकी सब हम देख लेंगे। रात को सारा काम निपटा कर थकी हारी प्राची अपने कमरे में आकर बैठी तो देखा कि उसके पति प्रशांत अभी तक लैपटॉप पर अपने ऑफिस का कुछ काम कर रहे थे। तो प्राची बोली, अरे थोड़ा बहुत घर पर भी ध्यान दिया करो। क्यों, क्या हो गया? प्रशांत बोला, क्या हो गया? अरे आपकी बहन घर पर आकर बैठी है और आप उसे कुछ समझाते भी नहीं हो, तो तुम क्या कहना चाहती हो? क्या मैं उसे घर से बाहर निकाल दूं? नहीं जी, मेरा ये मतलब नहीं है। मैं तो बस इतना कहना चाहती हूँ कि आप लोग सिर्फ एक तरफा बात ही सुन रही हैं। कम से कम उन लोगों की भी बात तो सुनो, क्योंकि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। देखो प्राची, पिछली बार सविता घर आई थी तो हमने उसे समझा बुझा कर वापस भेज दिया था। अब वो लोग अगर बार बार उसे मारते ही रहेंगे तो हम कब तक बर्दाश्त करेंगे? प्रशांत ने कहा। तो प्राची उसे समझाते हुए बोली, मैं तो केवल इतना ही कहना चाहती हूँ कि उसके पति सुशील को हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं। अगर दोबारा उसने सविता पर हाथ उठाया है तो कोई बहुत बड़ा कारण हुआ होगा। अब मैं भी तो यहाँ अपने ससुराल में रह रही हूँ, आपने तो कभी मुझ पर हाथ नहीं उठाया। कोई ना कोई बात जरूर है जिससे ये लड़ाई हो रही है। अरे प्राची, लेकिन वो अपने घर आकर बैठी है। जब उसके आने से बाकी किसी को कोई परेशानी नहीं है तो तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है? मैं तो इसीलिए परेशान हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि उसकी तरफदारी करके तुम उसे हमेशा के लिए यहाँ बिठा दोगी। अरे अगर अपने मायके में रहकर
2 वक्त की रोटी खा भी लेगी तो तुम्हें इस बात से क्या दिक्कत है? दिक्कत 2 रोटी की नहीं है। पिताजी कह रहे हैं कि मैं कोर्ट केस करूँगा। क्या कोर्ट केस में दुनिया हमारा तमाशा नहीं देखेगी? तो होने दो ना कोर्ट केस। उन्हें भी एक बार पता लगने दो कि किसी की बेटी पर हाथ उठाने से क्या होता है। अरे पता उन्हें नहीं, पता तो आप लोगों को लगेगा। कोर्ट केस में परेशानी तो आप लोगों को भी होगी ना। पैसे खर्च होंगे सो अलग। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि कम से कम एक बार उन लोगों की भी बात सुन लो। केवल अपनी बेटी की बात सुनकर फैसला लेना सही नहीं है। अरे जब उन लोगों को ही इसकी ज़रूरत नहीं है तो हम क्यों जाए उनसे बात करने? उसे तलाक दिलवाकर हम उसकी शादी कहीं और कर देंगे। अभी उसकी कौन सी उम्र निकल चुकी है। अच्छा, बस यही काम करते रहोगे? वहाँ से लाकर यहाँ बिठा दिया और यहाँ से ले जाकर दूसरे घर में भेज दोगे? क्यों अपनी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं? अभी कुछ नहीं बिगड़ा, सोच समझकर फैसला लो। अरे मुझे सब पता है, उसके यहाँ रहने से तुम्हें तकलीफ हो रही है, तुम्हारा काम बढ़ गया है, इसीलिए तुम ये सब बोल रही हो। और वैसे भी सही गलत देखने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं, तुम अपने काम से मतलब रखा करो। इतना कहकर प्रशांत करवट बदलकर सो गया। अगले दिन सुबह सुबह प्राची ने कपड़े धोने की मशीन लगा दी और सबके लिए नाश्ता बनाने की तैयारी करने लगी। सब्जी बनाकर जैसे ही घर के पीछे के आंगन में कपड़े सुखाने के लिए गई तो वहीं सविता अपनी किसी सहेली से फ़ोन पर बात कर रही थी। उसे मालूम नहीं था कि उसकी भाभी उसके पीछे ही खड़ी है। बात करते हुए सविता बोली, नहीं यार, अब तो मैं उस घर में कभी वापस नहीं जाऊंगी। सारी उम्र क्या घर के काम ही करती रहूंगी? यहाँ सुबह आराम से अपनी मर्जी से उठती हूँ, हाथ में खाना मिलता है, जब जिस चीज़ की फरमाइश की तो वो चीज़ हाजिर हो जाती है, फिर मैं उस घर में क्यों जाऊंगी? ऐसा कहते हुए सविता जोर से हंसने लगी। उसकी कुटिल हंसी प्राची के कानों में तीर की तरह चुभ रही थी। तभी सविता फिर से बोली, अरे यहाँ भाभी का क्या है? उसे तो आदत है दिन भर घर का काम करने की। उसकी क्या मजाल है जो मेरे माँ बाप के आगे अपनी जबान भी खोल सके। इतनी बात सुनकर प्राची का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वो बोली, अच्छा तो ये बात है, तुम वहाँ से सिर्फ इसीलिए आई हो कि वहाँ तुम्हें काम करना पड़ता है और यहाँ रहकर तो तुम्हारे ऐसी ऐस हैं। तभी सविता ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे प्राची खड़ी दिखाई दी। तो सविता गुस्से से बोली, देखो भाभी, पहली बात तो आपको छुपकर मेरी बातें सुनने का कोई हक नहीं है, और दूसरी बात, घर मेरे माँ बाप का है और मैं पूरे हक से इस घर में रह सकती हूँ। आप कौन होती हैं मुझे कुछ कहने वाली? अच्छा, अब मुझे समझ में आया कि आपको इतनी जलन क्यों हो रही है। मैं यहाँ आराम से बैठी हूँ और आपको दिन भर काम करना पड़ता है, जलन तो होगी ही ना। लेकिन कोई और रास्ता भी तो नहीं है आपके पास, काम तो करना ही पड़ेगा। सविता की इतनी बात सुनते ही प्राची बोली कि अच्छा हुआ जो तुम्हारी असलियत मेरे सामने आ गई। बहुत सेवा कर दी अब मैंने तुम्हारी, बहुत खिला दिया तुम्हें बिठाकर, अब तुम्हें खुद ही अपना खाना पकाकर खाना होगा। मैं तुम्हारी कोई नौकरानी नहीं हूँ जो दिन भर तुम्हारी सेवा में लगी रहूँ। तो सविता बेशर्मी से बोली, ठीक है भाभी, अगर आप नहीं बनाओगी तो माँ बना देगी। तभी प्राची बोली, अरे कुछ तो शर्म करो, इस उम्र में माँ से काम करवाओगी? जानती भी हो तुम्हारे कारण माँ और पापा कितने परेशान हैं, और तुम अपना घर उजाड़ कर यहाँ आराम से बैठी हो। अच्छा भाभी, मैं तो अपना घर उजाड़ कर बैठी हूँ, तो कम से कम आप तो अपना घर संभालो, जाओ काम करो अपना। मैं तो अपना घर संभाल ही रही हूँ, तुम्हारी तरह हर 2 दिन बाद अपना बैग उठाकर अपने मायके नहीं चली जाती। अभी ये बात हो ही रही थी कि प्रशांत वहाँ आया और बोला, अरे क्या हुआ प्राची, क्यों इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही हो? क्यों मेरी बहन को दुखी कर रही हो? अच्छा, मैं आपकी बहन को दुखी कर रही हूँ या इसने हम सबको परेशान कर रखा है? प्राची चिल्लाई तो सविता बोली, इसे तो मेरे यहाँ रहने से परेशानी है भैया। हाँ तो क्यों ना हो मुझे परेशानी, क्या मैं नौकर हूँ जो सारा दिन इस घर का काम करती रहूँ? अगर तुम्हारी बहन इस घर में रहेगी तो मेरे साथ घर का सारा काम करवाएगी। इतना सुनते ही प्रशांत ने अपनी पत्नी प्राची को एक तमाचा लगा दिया। ये देखकर सविता बोली, अरे भाई, एक थप्पड़ से तुम्हारी पत्नी नहीं सुधरने वाली, कम से कम 2-4 तो इसे और लगने ही चाहिए थे। तो प्रशांत अपनी पत्नी से बोला, प्राची, अगर इस घर में तुम्हें रहना है तो चुपचाप रहो, नहीं तो निकल जाओ मेरे घर से। अपने पति का व्यवहार देखकर प्राची हैरान खड़ी रह गई।
लेकिन अब उसने भी तय कर लिया था कि अब वो इस घर में नौकरानी की हैसियत से तो बिल्कुल नहीं रहेगी। वो अपने कमरे में गई और सामान पैक करने लगी। जैसे ही अपना बैग लेकर घर से बाहर निकलने लगी तो उसे जाते देख रमेश जी और विमला जी हैरान रह गए और बोले, अरे बहू, ये तुम कहाँ जा रही हो? ऐसे छोटी छोटी बातों पर यूँ बैग उठाकर मायके नहीं जाते। विमला जी ने कहा तो प्राची बोली, अच्छा, आज आपको ये छोटी सी बात लग रही है, और जब बात अपनी बेटी पर आती है तब आपके ये विचार कहाँ चले जाते हैं? तो रमेश जी बोले, लेकिन बेटी, बात क्या हुई ये तो बताओ। देखिए पापा जी, ज़्यादा बातों में नहीं करूँगी, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि अब इस घर में मैं नौकरानी बनकर नहीं रह सकती। अच्छा, तो तुम्हें हमारी बेटी से दिक्कत है? रमेश जी ने कहा। तो प्राची बोली, अरे मुझे आपकी बेटी से परेशानी नहीं है, बल्कि वो तो अपने आप में ही एक परेशानी है। अरे माँ बाप तो अपनी बेटी को समझाते हैं, उसका घर बसाने की सोचते हैं कि बेटी कोई बात नहीं, छोटी मोटी बातें तो हर घर में होती ही रहती हैं, लेकिन यहाँ तो आप ही उसका घर उजाड़ने में लगे हुए हैं, और उसके घर के साथ साथ मेरा घर भी उजड़ रहा है। क्या आज तक मैंने आप लोगों के सामने कभी ऊंची आवाज़ में बात की? लेकिन आज बात हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है। प्राची की बात सुनकर रमेश जी बोले, तो ठीक है, अगर तुम्हें हमारी बेटी से इतनी परेशानी है तो जाओ अपने घर, हम अपनी बेटी को बिठाकर खिला सकते हैं। इतनी बात सुनकर प्राची वहाँ से निकल गई। प्राची के जाने के बाद विमला जी बोली, अरे ये आपने क्या किया? बेटी का घर तो उजड़ ही चुका था, अब तो हमारे बेटे का घर भी खराब हो रहा है। तो रमेश जी ने कहा, होता है तो हो जाने दो, लेकिन मेरी बेटी को कोई परेशान करे ये मैं बिल्कुल सहन नहीं करूँगा। 1 सप्ताह बीत चुका था। विमला जी, जिन्हें पहले से ही अस्थमा की शिकायत थी, सारा दिन घर का काम करते करते उनकी तबीयत और भी बिगड़ने लगी, जिस कारण उन्होंने अपनी बेटी सविता को खाना बनाने और कपड़े धोने को कह दिया। अब तो घर का काम करते करते सविता की आंखें बाहर आने लगी। बड़ी मुश्किल से सारा काम निपटा कर बैठी ही थी तो विमला जी बोली, बेटी सविता, तेरे पापा को गैस की शिकायत हो रही है, उनके लिए थोड़ी खिचड़ी बना देना। इतना सुनते ही सविता गुस्से से बोली, माँ, आप लोगों ने तो मेरा जीना हराम करके रख दिया है, इतना काम तो आप खुद भी कर सकती हैं ना। लेकिन बेटी, 1 हफ्ता हो गया तेरी भाभी को यहाँ से गए हुए, अब तक तो मैं ही काम कर रही थी। 2 दिन तुझे काम करना पड़ा तो तू मुझे ही बातें सुनाने लगी। बातें ना सुनाऊं तो और क्या करूं, थक गई हूं मैं इस घर का काम करते करते, सविता ने कहा। तो उसकी माँ बोली, ठीक है बेटी, थोड़ी देर आराम कर ले, उसके बाद बना देना। तो सविता गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, सुबह से आप भी तो आराम ही कर रही हैं, तो आपसे जरा सी खिचड़ी भी नहीं बनाई जाती? बेटी, मेरी तबीयत ठीक होती तो मैं ही बना लेती, बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। अरे खिचड़ी ही तो बनानी है, कोई पहाड़ नहीं तोड़ना, थोड़ा सा चल फिर लोगी तो कोई आफत नहीं आ जाएगी। तभी रमेश जी बाहर आए और बोले, अरे सविता बेटी, मेरे लिए 1 गिलास पानी तो गर्म कर देना, मुझे दवाई खानी है, और हाँ, ये मेरा कुर्ता पजामा भी इस्त्री कर देना, मुझे ज़रा बाहर जाना है। ऐसा कहते हुए रमेश जी ने अपने कपड़े सविता को दे दिए, लेकिन काम करने की बात सुनते ही सविता गुस्से से फूट पड़ी। जिसे देखो दिन भर बस सविता सविता के नाम की रट लगाए रहते हैं, 2 मिनट भी चैन से नहीं बैठने देते मुझे। सुबह से पूरे घर का काम कर कर के थक गई हूँ मैं। अरे बेटी, ये तो कैसी बातें कर रही है? तेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए तुझे कह दिया काम करने को। पिता की इतनी बात पर सविता ने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि अब मैं घर का कोई काम नहीं करूँगी, और फिर अपने पिता के कपड़े अपनी माँ की ओर फेंकते हुए बोली, पकड़ो इसे, मुझसे नहीं होते स्त्री विस्त्री, और पैर पटकती हुई अपने कमरे में सोने के लिए चली गई। अपनी बेटी का ये व्यवहार देखकर रमेश जी और विमला जी हक्के बक्के खड़े रह गए। तुम्हारी बेटी का दिमाग खराब हो गया है क्या, जो इस तरह की बातें कर रही है? हमने तो आज तक कभी उससे ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं की थी। इतना प्यार दिया था हमने अपनी बेटी को, और अब बहू के जाने के बाद ये हमारे साथ इतना बुरा बर्ताव कर रही है। तो विमला जी ने कहा, इसके कारण हमारी बहू भी नाराज होकर अपने मायके चली गई। उसके माँ बाप को एक बार फ़ोन करके देख लेते हैं, क्या पता वो वापस आ जाए। तो रमेश जी बोले, समझ नहीं आता क्या करूँ, इधर ये परेशानी है तो दूसरी ओर
कोर्ट केस में वकील इतना पैसा मांग रहा है कि अब तो जेब भी खाली होने लगी है। कितने ही लोगों से सलाह ले चुका हूँ, सबने यही कहा कि अपनी बेटी को समझा बुझाकर उसके ससुराल वापस भेज दो। न जाने किसकी नज़र लग गई है हमारे घर को। अच्छे भले हंसी खुशी से जी रहे थे, लेकिन जब से सविता लड़ झगड़ कर यहाँ आई है तब से हमारे घर की शांति ही खत्म हो गई है। अब तो मुझे भी यही लगता है कि हमने अपनी बेटी को यहाँ लाकर गलती कर दी। जिस तरह से ये कंचे की तरह जुबान चलाती है, मुझे तो यही लग रहा है कि सारा कसूर इसका ही निकल कर आएगा। मैं जाकर गांव के सरपंच से बात करता हूँ। इतना कहकर रमेश जी अपने बेटे प्रशांत को साथ लेकर सरपंच के पास गए और सारी बात बताते हुए बोले, मैं कोर्ट केस में हाथ तो फंसा बैठा, लेकिन अब वकील मुंह फाड़ कर पैसे मांग रहा है। इतना पैसा मैं कहाँ से लाऊं? तो सरपंच जी बोले, अरे भाई, ये पैसे वैसे सब छोड़ो और अपनी बेटी को उसके ससुराल भेज दो। अरे सरपंच जी, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? वो लोग फिर से उसे मारना शुरू कर देंगे। तो सरपंच जी बोले, ऐसी बात नहीं है, मुझे तो साफ साफ तुम्हारी गलती नजर आ रही है। अरे हमारी गलती कैसे नजर आ गई आपको? अपनी बेटी को मार खाते देख कोई माँ बाप कैसे सहन कर सकता है? तो प्रशांत बोला, जरा सी लड़ाई हुई नहीं थी और पिताजी ने सविता को घर में लाकर बिठा दिया। किसी की सुनते ही कहाँ हैं पिताजी? तो सरपंच जी बोले, अच्छा बेटा प्रशांत, अगर तेरे पिता किसी की नहीं सुनते तो तूने क्या किया? तूने भी तो अपनी पत्नी को मारपीट करके भगा दिया। ये बात सुनकर प्रशांत की नजरें नीचे झुक गई। तो सरपंच जी बोले, और भाई रमेश, अब तुम ही देख लो, साक्षात अन्नपूर्णा जैसी तुम्हारी बहू जो दिन रात तुम्हारी सेवा करती थी, उसे भी नहीं छोड़ा तुम्हारी बेटी ने। 4 दिन में ही अपने भाई भाभी में फूट डलवा दी उसने। तो अपने ससुराल वालों का तो वो क्या हाल करती होगी। और वैसे भी मैं रामलाल जी और उसके बेटे को अच्छी तरह से जानता हूँ, बहुत अच्छे लोग हैं वो। लेकिन सरपंच जी, अब आप हमें सही सलाह दीजिए कि हमें आगे क्या करना चाहिए। तो सरपंच जी बोले, मेरी तो यही सलाह है कि सबसे पहले तो अपनी बेटी को समझाओ कि उसे ससुराल में कैसे रहना चाहिए, क्योंकि सारी गलती उसी की है, और उसे अच्छी सीख देकर उसके ससुराल लेकर जाओ। ये सुनकर रमेश जी बोले, अरे लेकिन मैं उन लोगों से नज़रें कैसे मिलाऊंगा? अरे भाई रमेश, नज़रें भी मिलानी पड़ेंगी और उनसे माफ़ी भी मांगनी पड़ेगी। आखिरकार बेटी तुम्हारी है और बेटी का घर बसाने और उजाड़ने में माँ बाप का ही सबसे बड़ा हाथ होता है। और हाँ, एक बात और, जाकर के अपनी बहू से भी माफ़ी मांगो और उसे सम्मान के साथ अपने घर वापस लेकर आओ। सरपंच जी से बात करके रमेश जी जैसे ही अपने घर पहुँचे तो विमला जी पूछने लगी कि क्या हुआ, क्या कहा सरपंच जी ने? वो सब मैं बाद में बताता हूँ, सबसे पहले मुझे एक जरूरी काम करना है। ऐसा कहते हुए रमेश जी सविता के कमरे में गए और उसे खींचकर 2 तमाचे जड़ दिए। तभी विमला जी कमरे में आई और बोली, ये क्या किया आपने? अपनी बेटी पर ही हाथ उठा दिया। अरे भाग्यवान, ये हाथ पहले ही उठा देता तो आज 2 घर नहीं उजड़ते। तुम पूछ रही थी ना कि सरपंच जी ने क्या कहा, तो सरपंच ने भी यही कहा कि गलती तुम्हारी बेटी की है, जिसकी वजह से 2 घर उजड़ रहे हैं। और हाँ सविता, तुम मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, कल मैं तुझे तेरे ससुराल छोड़कर आऊँगा और उसके बाद अगर तुमने वहाँ किसी से बदतमीजी से बात की तो अपनी हालत की जिम्मेदार तुम खुद होगी। और हाँ, कल तेरे जाने के बाद मैं अपने घर की लक्ष्मी को इस घर में वापस लेकर आऊँगा, जिसको तेरे कारण इतने दुख सहने पड़े। और हाँ, इस बार झगड़ा कर यहाँ वापस आने के बारे में तो सोचना भी मत, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बहुत पछता रहा हूँ मैं तुझे यहाँ लाकर। अरे जब तू अपने माँ बाप की नहीं हो सकती तो किसी और की तो होगी ही क्या? रमेश जी को इतने गुस्से में देख सविता ने चुप रहने में ही भलाई समझी और अगले दिन चुपचाप अपने ससुराल चली गई। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल कहानी विद देवांशी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।